नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कल जो कुछ भी हुआ कोर्ट में, अदालत में, उस पर हम लोगों ने काफी चर्चा की और कल लाइव चर्चा की है, आप सबने देखा है। तो बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, वो सब तो चल ही रहा है। लेकिन एक दुर्दिन के बारे में फिर मैं आज कहना नहीं चाहता हूं, मैं कोई जिक्र नहीं करना चाहता हूं, बल्कि मैं ये मेरी प्रार्थना है ईश्वर से कि वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर के बाहर आए। मैं चर्चा कर रहा हूं माननीय उद्धव ठाकरे जी के छोटे सुपुत्र तेजस ठाकरे जी के बारे में। 4-5 दिन से कोई खबर नहीं है, सबके सब मौन हैं, चुप हैं। आखिर उनको परेशानी क्या हुई है, क्या बात हुई है, कोई कोई बता नहीं रहा है। ठाकरे साहब स्वयं भी बीमार हैं, ये भी आपको मालूम है। लेकिन हम लोगों को इसके ऊपर बिल्कुल, इसको कहते हैं कि सैडिस्टिक, वो जो तरीका होता है वो ठीक बात नहीं है। मैं इस पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन क्या कीजिएगा, प्रारब्ध है, आपको दुख तो होगा, तकलीफ तो होती है। लेकिन फिर मैं दोबारा प्रार्थना कर रहा हूं कि वो स्वस्थ होकर के अस्पताल से बाहर आ जाए। लेकिन दुर्दिन घटने का तो नाम ही नहीं ले रहा है, दुर्दिन तो बढ़ता ही जा रहा है। अब एक नया दुर्दिन शुरू हुआ है। 20 वर्ष के बाद ठाकरे बंधुओं की एकता हुई। बहुत प्रचार किया गया कि अब ये ठाकरे बंधु आ गए हैं, अब देवेंद्र फडणवीस की नाक में दम कर देंगे 20 वर्ष के बाद। और ये 20 वर्ष पहले हुआ क्या था असल में? ठाकरे के जो छोटे बंधु हैं, उद्धव के जो छोटे भाई हैं, चचेरे भाई, उनको लग रहा था कि बाला साहब ठाकरे के असली वारिस वो हैं। और बहुत सारे राजनीतिक हलकों में ये बात सही भी थी कि वो वाकई में राजनीतिक लोग थे, पॉलिटिकल मैन थे। उद्धव ठाकरे के बारे में जिनसे भी आप पूछिएगा, जो उद्धव के करीबी हैं या बाला साहब ठाकरे के करीबी रहे हैं, जो उस पार्टी में हैं, उनसे भी पूछिएगा तो वो बताएंगे कि उद्धव एक नॉन पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है। उनकी राजनीति में बहुत दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उन्होंने राजनीति को चुना और मजबूरी में उनके परिजनों ने उनको चुनवाया। वो नहीं चाहते थे ऐसा, और उनको लग रहा था कि ठीक है, हमारा भाई अगर राज ठाकरे इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़े या नहीं बढ़े, लेकिन न तो वो समर्थन में थे और न ही विरोध में थे। वो एक प्रकार से तटस्थ थे, इस तरह से वो प्रोएक्टिव थे नहीं। लेकिन परिवार में पत्नी और पुत्र ने उनको इस तरह से प्रभावित किया कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। और कह सकते हैं कि ये बाला साहब ठाकरे का लिटिल बिट, पूरी तरह से मैं नहीं कह सकता हूं कि वो थोड़े से उसमें पुत्र मोह भी आ गया होगा, और उन्होंने पुत्र मोह के चक्कर में अपने भतीजे को ये कमान ना सौंप करके, और वही हालत अभी हो रहा है शरद पवार के साथ हुआ। खैर, अब उनके भतीजे इस दुनिया में नहीं है, लेकिन शरद पवार ने भी जब बारी आई तो वो अपनी पुत्री को ही आगे बढ़ाने की आई, वहां भी वो धृतराष्ट्र की भूमिका में नजर आए। अब छोटा सा आरोप तो आप लगा ही सकते हैं बाला साहब ठाकरे पर, क्योंकि जो राज ठाकरे उनको छोड़ करके गए थे, उस वक्त बाला साहब ठाकरे दुनिया में थे, वो जीवित थे। उनके सामने में राज ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे को और उद्धव ठाकरे को छोड़ा, शिवसेना को छोड़ा और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई, मन से बनाई। तो ये उनके प्रेजेंस में हुआ था, ऐसा नहीं था कि उनके अनुपस्थिति में राज ठाकरे ने यह कदम उठाया। इसका मतलब है कि राज ठाकरे इंटरनली काफी नाराज थे, दुखी थे कि हमारे चाचा ने हमें आगे नहीं बढ़ाया और अपने बेटे को ही आगे बढ़ाया। खैर, 20 वर्ष हो गए, दोनों की दूरी बढ़ती ही गई लगातार। 20 वर्ष के बाद खाई को पाटने की कोशिश हुई। उनके पुराने जो संबंध में मामा लगते हैं उद्धव ठाकरे के, मतलब राज ठाकरे के जो मामा हैं, वो उद्धव ठाकरे उनको भी बहुत पसंद करते हैं, उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। तो राज ठाकरे के मामा से उद्धव ठाकरे की मुलाकात होती है और फिर उद्धव राज को वो मामा श्री नजदीक लाते हैं, आ भी जाते हैं, बड़ा पंप एंड शो हुआ। और उसके बाद
पॉलिटिकल पंडितों ने कहा कि अब दोनों भाई में एका हो गई है, राजनीतिक बाजी पलट जाएगी और इसका असर देखिए मुंबई महानगर पालिका पर पड़ेगा, विधानसभा में पड़ेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें हुई। सारी बातें एक तरफ हो गई, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, रिजल्ट आया सिफर। महानगर पालिका मुंबई की जो चुनाव हुई, उस चुनाव में भी 6-7 सीट ही मनसे के पास रही। मतलब पहले से भी 7 सीटें थी मनसे के पास, वही 6-7 सीटें मनसे के पास रही। 68 सीटें शिवसेना उद्धव के पास आई, सफाई हो गया। 84 सीट थी, लेकिन शिवसेना ने उस हिसाब से थोड़ा बहुत रिटेन करने की कोशिश की, उसमें सफलता भी मिली। लेकिन मनसे के आने से शिवसेना को बहुत लाभ हो जाता, ऐसा हुआ नहीं। मतलब दोनों भाई के इकट्ठा होने से कुछ भी नहीं हुआ और देवेंद्र फडणवीस अकेले इनके ऊपर भारी पड़े और 94 का आंकड़ा उन्होंने छू लिया। एकनाथ शिंदे के साथ उनका अलायंस था, वो दोनों मिलकर के एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आ गए और छुटपुट तो एक आध दो इधर उधर से आ ही जाता है। लेकिन इन दोनों की, एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के एकीकृत महायुति जो है, उनको किसी और की जरूरत नहीं पड़ी और कंफर्टेबल मेजॉरिटी में ये दोनों का गठबंधन आ गया। लेकिन उस दिन के बाद से ही मैं लगातार आपको कह रहा हूं कि ये पार्टी अब बहुत लंबे समय तक चलेगी नहीं। कोशिश हो रही है, शिवसेना उद्धव की तरफ से कोशिश हो रही है कि वो अपनी पार्टी को बचाएं। कैसे बचेगी नहीं, इस बात की आप मान के चलिए गारंटी है, वक्त जो लग जाए। पहली जो दरार है, जो पहला खेला जिसको आप कहते हैं, पहला खेला हो गया और ये दुर्दिन की एक प्रकार से पॉलिटिकल दुर्दिन तो अभी शुरू तो हो ही गया था पहले से ही, दुर्दिन की तो शुरुआत ही है। दुर्दिन और गहरा हो रहा है। वो कैसे हो रहा है कि जब भाई 20 साल से अलग थे, 20 साल के बाद इकट्ठे हुए, बड़ा हाइप किया गया, लेकिन वो भाई अब मन बना रहे हैं कि साहब हमें इनके साथ रहने से कोई फायदा नहीं है, हमें कोई और रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने बड़ी कोशिश की, बड़े चारे डाले कि कहीं से भी उनका अलायंस हो जाए, उनको ले लिया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अंदर नहीं लिया, अपने साथ नहीं मिलाया और कहा कि भाई आप लोग तो स्वाभाविक रूप से आप अपने भाई के ही पास जाइए। और इसीलिए राज ठाकरे ने कहा कि जो काम मेरे चाचा नहीं कर पाए वो देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया, हम दोनों भाई को इकट्ठा ला दिया। और देवेंद्र फडणवीस जो है सो दुश्मन नंबर 1 है और देवेंद्र फडणवीस को अब महाराष्ट्र से निकालेंगे। यही बात उद्धव ठाकरे कहते थे, या तो मैं रहूंगा या तुम रहोगे। और रहा कौन? देवेंद्र फडणवीस। वो खत्म हो गए, महाराष्ट्र अभी तक छोड़ा नहीं है। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को धमकी दी थी कि तुमको महाराष्ट्र से बाहर भगाएंगे। नरेंद्र मोदी के फोटो पर जूते चलाए थे, आपने सब तस्वीर देखी होगी, मैंने वो दिखाई है आपको, आप सबने देखा होगा। नरेंद्र मोदी के फोटोग्राफ पर आज तक इतिहास में अपोजिशन, बहुत सारे अपोजिशन के नेताओं के ऊपर, अपने प्रतिद्वंदी के नेताओं के तस्वीर पे जूते चप्पल बरसाए हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ता बरसाते थे। यह नहीं होता था कि पार्टी का टॉप मैनेजमेंट जूते बरसाने में शामिल हो जाए, खुद जूता उठा करके पिटाई करने लगे। ऐसा कभी नहीं हुआ। आपने कभी राहुल गांधी को देखा? आपने कभी सोनिया गांधी को देखा? आपने कभी मोदी को देखा है? आपने कभी वाजपेयी को देखा था? कभी किसी नेता को, शरद पवार को देखा है अपने अपोनेंट के फोटोग्राफ पर स्वयं जूते चलाते हुए? लालू यादव को देखा है, लालू यादव के पुत्र को देखा है, अखिलेश यादव को देखा है, उनके पुत्र को देखा है, स्टालिन को देखा है, उनके पुत्र को देखा है। मतलब वर्स्ट से वर्स्ट पॉलिटिशियन भी इस स्तर पर नहीं गिरा था जिस स्तर पर उद्धव ठाकरे गिर गए। स्वयं अपने हाथ में जूते लेकर के नरेंद्र मोदी के फोटोग्राफ पर उसने जूते बरसाए, इस स्तर पर गिर गए थे माननीय उद्धव जी ठाकरे। तो प्रकृति तो बदला लेती है, प्रकृति तो बदला लेती है, सर्वशक्तिमान तो रहती नहीं। तारीख तो कोर्ट में बढ़ रहा है, अदालत में तारीखें बढ़ाई जा रही हैं, मुंह बोले तारीख चल रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहे हैं। आपने खुद देखा ना, अभी सुनवाई शुरू नहीं हुई कि उनके मदर को हार्ट अटैक आ गया। 2 महीने की, दो सप्ताह की तारीख मिल गई। अरे तो मैंने कहा ना कि 2 सप्ताह और सही, फिर 2 सप्ताह, फिर 2 सप्ताह, ये तो चलता रहेगा। अदालत में तारीख दर तारीख तो चलती ही रहेगी।
लेकिन और वो जो उनके वकील हैं उनका कुछ होता रहेगा, लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के मां को हार्ट अटैक आ गया है, बहाना बना लिया, इसलिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर आ ही नहीं सकी। तो ये तो खैर चलेगा, लेकिन इस दुर्दिन का क्या करें? भाई ने अब राह बदल ली है। तस्वीर आई कि राज ठाकरे एकनाथ शिंदे से मुलाकात करने पहुंचे। एक तस्वीर इसके पहले भी आई थी कि राज ठाकरे देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने कोई घास डाला नहीं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भाई हमारे यहां तो दरवाजे बंद हो चुके हैं, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, आपको कोई और रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा, कोई और ठिकाना ढूंढना पड़ेगा, किसी और आंगन में जाइए। तो राज ठाकरे के लिए भारतीय जनता पार्टी में दरवाजे पूरी तरह से बंद थे। उन्होंने एक प्रकार से बंद कर लिया कि सब हम नहीं चल पाएंगे। अब राज ठाकरे उस दिन से बिलबिला रहे हैं। वो चले गए कहां? एकनाथ शिंदे के यहां। चर्चा ये हो रही है, पहली चर्चा तो इन्होंने ये करने की कोशिश की कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे का संदेशा लेकर के गए एकनाथ शिंदे के पास कि साहब ऐसा है, तोड़ो ये अलायंस, वापस आओ, हम सभी इकट्ठा होते हैं और हम सभी मिल करके लड़ते हैं और तुम्हें हम मुख्यमंत्री की कुर्सी देने के लिए तैयार है। तो मुख्यमंत्री की कुर्सी देंगे कहां से? कोई उपाय तो दूर दूर तक नहीं बचा है। लेकिन उनके कुछ सलाहकार, उनके कुछ रणनीतिकार इस ऐसा अनर्गल जिसका सच्चाई से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, सच्चाई से दूर दूर तक नहीं, कि नहीं अब एकनाथ शिंदे को ल्यूर करने के लिए, एकनाथ शिंदे को प्रलोभन देने के लिए राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के दूत बन करके गए थे। ऐसा प्रचार शुरू हो गया, चुपके चुपके प्रचार, मतलब कहीं आप देखेंगे पब्लिक डोमेन में एक आध दो न्यूज आर्टिकल्स इस तरह से भी मिल जाएंगे, लेकिन उसकी संख्या बहुत कम है, नगण्य है। लेकिन पावर गैलरी में जब आप फोन करेंगे और पूछेंगे अपने सूत्रों से कि भाई क्या खबर है, तो आपको ही आपके सूत्र बताने लगेंगे कि सर इस तरह की भी चर्चा हो रही है कि राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे सीधी मुंह बात नहीं करते, तो राज ठाकरे को दूत बना करके भेजा गया है। यही बात कही गई थी जब राज ठाकरे ने बात की थी फडणवीस से, यही बात फैलाई गई कि नहीं राज ठाकरे फडणवीस के पास उद्धव ठाकरे के दूत बन करके गए हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे को राज ठाकरे ने कहा है कि मैं गेम सेट करता हूं ना, तुम चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना। तो वो गए थे उनके पास भी यही स्कीम लेकर के कि हम सभी एक हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, हम महाविकास अघाड़ी को छोड़ देंगे, आपके साथ आ जाएंगे। बात नहीं बनी, फिर बाहर में निकल के आए कि नहीं हम तो डेवलपमेंटल काम के लिए गए थे मिलने के लिए। तो राज ठाकरे और फडणवीस की भी जो मुलाकात थी उसको भी ट्विस्ट देने की कोशिश हुई थी, वो ढाक के तीन पात हो गए, सच्चाई कुछ और थी। गए थे मिलने के लिए, राज उद्धव और फडणवीस ने राज ठाकरे को बैरंग लौटा दिया, खाली हाथ लौटाया। अब ये कहानी फिर दोहराई गई कि नहीं एकनाथ शिंदे से जो मुलाकात हो रही है राज ठाकरे की, वो ये हो रही है कि नहीं हम लोग इकट्ठा हो सकते हैं, हम पुरानी दुश्मनी को भूल जाते हैं, जो तुम कहोगे हम वही मान लेंगे। क्यों साहब? क्योंकि मुंबई महानगर पालिका में एकनाथ शिंदे की पार्टी ने दम ठोक दिया और अपना ताकत दिखा दिया। अच्छी सीटें ले आए, वो अच्छी खासी सीटें ले आए। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर एकनाथ शिंदे शिवसेना उद्धव से नहीं टूटते और शिवसेना ज्वाइंट होती, तो आज शिवसेना फिर सबसे बड़ी पार्टी होती मुंबई महानगर पालिका में। लेकिन अहंकार जो जस्ट अपोजिट वाली विचारधारा की पार्टी से जाकर के हाथ मिला लिया, और सिर्फ एक कुर्सी के लिए, और वो कुर्सी भी नहीं रही, इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो अब ये कहानी दोहराई जाने लगी कि एकनाथ शिंदे को प्रलोभन देते हैं और देखते हैं कि एकनाथ शिंदे हमारे साथ आ सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल ये इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, कोरी कल्पना है, झूठी खबर है। सच्ची खबर क्या है फिर मित्रों? सच्ची खबर यह है कि एकनाथ शिंदे को राज ठाकरे ये कहने गए कि साहब मैं तो ना इधर का रहा ना उधर का रहा। मैंने बहुत पहले ही कहा था 0 + 0 = 0, 0 - 0 = 0। तो ये दोनों भाई जीरो हैं,
अगर जुड़ भी जाएंगे तो प्रतिफल जीरो ही होगा। माइनस है, अगर घटा भी लेंगे तो प्रतिफल जीरो ही होगा, भले हो सकता है कि माइनस में चले जाए, वो माइनस में ही हो गया। तो अब राज ठाकरे के पास कुछ नहीं बचा, ना माया मिली ना राम मिला। 5 साल के लिए देवेंद्र फडणवीस की सत्ता चट्टान की तरह सुरक्षित है। 5 साल कुछ होना नहीं है। और राजनीति में तो एक सप्ताह बहुत बड़ा दिन माना जाता है। यहां 12 महीने और इतने सप्ताह कौन इंतजार करेगा? साल में ही 54-55 सप्ताह हो गए साहब, 60 सप्ताह हो गए, तो कौन इंतजार करेगा इतने सप्ताह? आप समझ रहे हैं? अब 48-50 जो भी सप्ताह हो, जो सप्ताह साल के हैं और फिर वो 5 साल, इतने सप्ताह कौन इंतजार करेगा? आप ही बताइए। कोई इंतजार नहीं कर सकता। अब ऐसी परिस्थिति में राज ठाकरे को लगा कि हम राजनीतिक रूप से शून्य हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास तो दरवाजे बंद हैं, क्या किया जाए? तो चले एकनाथ शिंदे से मिलने। बड़ी वार्मथ वेलकम हुई है राज ठाकरे के साथ। राज ठाकरे को आपने उद्धव ठाकरे से इस तरह से मिलते देखा है जब से वो हटे? नहीं नहीं, उनके तो मिलना तो छोड़ दीजिए, एक दूसरे की तस्वीर भी लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। एक दूसरे अगर आमने सामने पड़ जाते हैं तो चेहरा दोनों तरफ बदल लेते हैं, रास्ता बदल लेते हैं। तो राज ठाकरे पहुंचे एकनाथ शिंदे के पास और कहा कि सारी बातों को अब एक बार भूल जाते हैं और मिलते हैं। यही मजमून है। यह मजमून नहीं है कि उद्धव ठाकरे के साथ हाथ मिलाया जाए। मजमून यह है कि वो जो बात थी वो गई, हम सब इकट्ठा हो सकते हैं, हम ही आ जाते हैं आपके साथ। क्या तैयारी की जाए आप बताइए, मन से आपकी क्या सेवा कर सकती है? बड़ी तेजी से मित्रों ये चर्चा मुंबई में आम हो चुकी है कि राज ठाकरे एकनाथ शिंदे के असली शिवसेना का दामन थाम सकते हैं और मन से और एकनाथ शिंदे के बीच में करार हो सकता है। लेकिन इस करार का प्रतिफल क्या हो सकता है? एक प्रतिफल है, एक प्रतिफल राज्यसभा की सीट हो सकता है वो चाहता हो, क्योंकि 56-57 एमएलए एकनाथ शिंदे जी के पास है। तो राज्यसभा का सीट दिया जा सकता है और इसके लिए राज्यसभा के सीट पर कौन बैठेगा, इसके लिए राज ठाकरे अपने तरफ से कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात मान के चलिए, एकनाथ शिंदे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह कोई 3 पर्सनैलिटी नहीं है। ये तीनों के तीनों एक ही पर्सनैलिटी है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी और एकनाथ शिंदे, तीनों में जबरदस्त एका है। तो अगर कोई राज्यसभा की सीट का बंटवारा होगा और एकनाथ शिंदे ने उसको किसी को देने की कोशिश की, तो जरूर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से इस सिलसिले में बात की जाएगी। अब तो मालूम है आपको, कोटा खत्म हो जाता है, तो अब ये सोच रहे हैं कि कोई तो तरीका बनाए ताकि हम राजनीति में खुद को समीचीन साबित कर सकें, हमारा सिग्निफिकेंस पॉलिटिक्स में बना रहे। छोटा ठाकरे अब ये सोच रहे हैं कि बड़ा ठाकरे तो फिनिश हो गया है, अब हम भी फिनिश हो गए, राजनीति में अब हमारी क्या हैसियत है। तो वो चाह रहे हैं, क्योंकि अब जो शिवसेना की एक नेत्री हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उनका भी कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो जाएगा। अप्रैल मई में ही मतलब नए राज्यसभा के सांसदों का चयन होना है। हो सकता है कि उनकी नजर इस राज्यसभा के सीट पर हो और जिसमें अगर भाजपा नहीं तो एकनाथ शिंदे उनकी मदद कर सकते हैं। इस तरह की चर्चा पावर गैलरी में चल रही है। दोनों बातें हो सकता है कि उद्धव ठाकरे को तो कोई जरूरत नहीं है साहब, उनके पास एमएलए हैं, 9 एमपी हैं उनके पास। लेकिन राज ठाकरे को बड़ी अपेक्षा है कि कहीं ना कहीं इस पॉलिटिक्स में सेट कर जाए। नहीं हुआ, ये दोनों अलायंस काम नहीं किया।
अब क्या है, लोकसभा के चुनाव है नहीं, विधानसभा के चुनाव है नहीं, दोनों में 5 साल का अभी वक्त है, बैठे ठाले करेंगे क्या? पॉलिटिक्स में पूरी तरह से रिडंडेंट हो जाएंगे और इसके बाद 65-70 उनका लगभग 65 के आसपास उनकी उम्र हो गई है, अगले 5 साल के बाद वो 70 के हो जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में वो करेंगे क्या? तो राज ठाकरे के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए उन्होंने दिल पर पत्थर रख करके एकनाथ शिंदे के दरवाजे को खटखटा दिया। अब एकनाथ शिंदे उनके इस मांग को, उनकी इस मांग को एकनाथ शिंदे पूरा करेंगे या कुछ और प्लान करेंगे? एकनाथ शिंदे अगर परिवार को तोड़ने की और बृहत्तर प्लानिंग कर रही है, मतलब कंप्लीट उद्धव ठाकरे को हास्य पर ढकेलने की प्लानिंग अगर कर सकते हैं, तो ये एक तुरूप का पत्ता हो सकता है कि उनके भाई को दोबारा उनसे दूर कर दिया जाए। और उसका तरीका एक ही हो सकता है कि उनके भाई को कुछ ना कुछ प्रलोभन दे दिया जाए। और अगर राज ठाकरे एकनाथ शिंदे के सामने सरेंडर कर जाते हैं, तो ये बात मान के चलिए कि ये काम हो भी सकता है। तो कहानी में ट्विस्ट ये है मित्रों, एकनाथ शिंदे अब संपूर्ण मिट्टी पलीद करने पर आ गए हैं। पूरा मिट्टी उद्धव ठाकरे का वो समतल करके ही मानेंगे। वो अब मिट्टी में कहीं भी से भी मिट्टी उर्वरा नहीं रहेगी उद्धव ठाकरे की। ये एकनाथ शिंदे ने तय कर लिया है। राजनीति बहुत निष्ठुर होती है मित्रों, और आपके किए की सजा आपका पीछा करती है, और वो तब तक पीछा करेगी जब तक जो पाप आपने किया है दूसरों को न्याय मिल नहीं जाता है। दिशा सुशांत को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, इस तरह के दुर्दिन आपको देखने को मिलेंगे। आपका साया भी आपका साथ छोड़ के जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।